तो आज हम लोग जो है बात करेंगे वो लेवल के थर्ड पेपर की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसमें कि ये आपको पता चलेगा या बताया जाएगा कि सी क्या है और कैसे डेवलप हुआ और किसने डेवलप किया। ये सारी चीज़ें होंगी। स्टेप बाय स्टेप हम चैप्टर वाइज सारी बातें करेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग पहले तो व्हाट इज सी के बारे में बात करेंगे, आगे चल के हम बात करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग का यूज कहाँ है, फिर हम आगे चल के बात करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग को हम लर्न कैसे कर सकते हैं, मतलब सीख कैसे सकते हैं। और फिर हम आगे बात करेंगे कि अगर सी में हमें पहला प्रोग्राम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, मतलब सी के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद फिर हम लोग डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, मतलब एक तरह से अगर बोले तो इफ एल्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग जो है उसके बाद लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। फिर ऐसे हम लोग फंक्शन पॉइंटर्स और जो भी आगे चैप्टर्स आते जाएंगे उनके बारे में हम लोग मतलब पढ़ेंगे और बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या है आज का। तो आप देख रहे हैं कि आपके बोर्ड पे पहले ही कुछ क्वेश्चन कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही नोट डाउन कर दी है आप लोगों की सहूलियत के लिए, कि ताकि अगर आप लोगों को मान लीजिए लिखना हो तो आप लोग आसानी से लिख लें। अदरवाइज मैं तो लेक्चर जब लेता हूँ तो आपको मालूम ही है कि कुछ इसी तरह से लेते हैं कि भाई कहीं कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया। उसको थोड़ा सा मैंने एक सिस्टमेटिकली एक नोट्स वाइज लिख दिया, ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और आप आसानी से लिख सकें। ठीक है, तो चलो पहले बात कर लेते हैं कि आखिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, मतलब सी लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज सी। तो जैसे ही हमारे दिमाग में व्हाट इज सी आती है तो कुछ लोगों के दिमाग में पहले से ही सी का एक हवा बना होता है। हवा बना होने का मतलब कि लोगों को पहले से फील बहुत कठिन होता है। तो जनरली कठिन नहीं है, क्योंकि इसके सामने एक शब्द ऐसा जुड़ा हुआ है, लैंग्वेज। क्या है? सी एक लेटर है केवल, और उसके आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है आपका लैंग्वेज, मतलब भाषा। तो भाषा को सीखना उतना ही कठिन या उतना ही आसान है जितना कि आप किसी भी भाषा को सीखते हैं। मतलब अगर आपको हिंदी आती है और हिंदी को जैसे आपने सीखा और आप आज कहते हैं कि मुझे हिंदी बोलने आती है, इसका मतलब हिंदी को आपने किसी तरीके से तो सीखा हो। आपको अगर इंग्लिश आती है, आपको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी बोला आपने, अंग्रेजी भी किसी ना किसी तरीके से तो सीखा होगा आपने। तो जिस तरीके से हमने हिंदी इंग्लिश को सीखा उसी तरह से हम सी लैंग्वेज सीखेंगे। बस फर्क ये है कि बाकी सारी जो लैंग्वेजेस हैं बोलचाल की भाषा में यूज की जाती हैं, और जो ये लैंग्वेज है हमारी, मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर की बोलचाल की भाषा में यूज की जाती है। मतलब कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स बनते हैं कि वह हार्डवेयर से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस लैंग्वेज का, हम इस प्रोग्राम का या इस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए पहले हम डायरेक्टली सीधा सी पे आते हैं। अब इतना एक मतलब हुआ कि आप अपने दिमाग से एक ख्याल हटा दीजिए या इसका ख्याल आने ही मत दीजिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्ट हो रही है इसका मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हम कहीं मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं, फोकस नहीं है हमारा, या उसको हम पहले से ही दिमाग में टिपिकल वाला इमेज बना के बैठे हुए हैं कि भाई ये कठिन है। लेकिन कठिन नहीं है, ये है आसान, बशर्ते हमको एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज सी, सी क्या है। तो आप देख पा रहे हैं सी आपका यहां पर आपको दिख रहा है कि सी क्या है। सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? सी आपका एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे बेल लैबोरेटरीज के या ऐसा कह सकते हैं एट एंड टी, किसमें, एट एंड टी के बेल लैबोरेटरीज में इसे क्या किया था, डेवलप किया गया था। अब अगर पूछा गया कि ये लैब कहां स्थित है, मतलब ये लैब कहां पर है, तो ये लैब आपका कहां पर है, यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में। और जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खोजी गई थी तो वो साल आपका क्या था, 1972। मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1972 में एट एंड टी बेल लैबोरेटरीज ऑफ यूएसए में डेवलप किया गया था। फिर आपका ये कहा जाता है कि आखिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने वाले कौन हैं, मतलब फादर ऑफ सी। तो सी लैंग्वेज को बनाने वाले एक नाम आता है जो कि आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा, या नहीं मालूम होगा तो चलो हम बता दे रहे हैं, और लिखा भी हुआ बोर्ड पर कि इट इज डिजाइंड एंड रिटन बाय, क्या, इट इज डिजाइंड एंड रिटन बाय डेनिस रिचे। किसके द्वारा? यह
डेनिस रिचे के द्वारा क्या किया गया है, इसे डेवलप किया गया है, या डेनिस रिचे के द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है? क्या क्या पता चला हम लोगों को? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें पता क्या चला कि भाई सी प्रोग्रामिंग क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ डेवलप हुई? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कहाँ डेवलप हुई है? एट बेल लैब्स में डेवलप हुई है। वो लैब कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। कब, किस सन में डेवलप हुआ था? 1972 में डेवलप हुआ था। किसने डेवलप किया था? डेनिस रिचे ने डेवलप किया था। ठीक, दूसरी बात हम कर लेते हैं कि जब अब पूछा जाता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन सी किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब हाई लेवल है, तो पहली चीज तो हाई लेवल है। दूसरा, हाई लेवल में भी दो अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस होती हैं कि यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो आप ये बताएंगे कि सी आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो सी आपका क्या है? इट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? प्रोसीजरल, मतलब इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे जाएंगे वे एक सीक्वेंस में ही क्या होते हैं? एग्जीक्यूट होते हैं, और उनका एक सीक्वेंस होता है, और उसी सीक्वेंस में ही हमको इनमें इनके इंस्ट्रक्शंस को क्या करना है? लिखना है। क्लियर? अब बात आती है कि आखिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहां कहां यूज किया जाता है, मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कहां कहां पर है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज आपका लगभग कह सकते हैं काफी जगहों पे है, मतलब जो भी बेसिक्स जहां जहां इन्वॉल्व है वहां वहां हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर विंडोज ओएस के कई सारे ऐसे मुख्य पार्ट्स हैं, विंडोज ओएस के कई सारे ऐसे मेन पार्ट्स हैं जिनका यूज किसके लिए, जिनका जो डेवलपमेंट है, जिनके प्रोग्राम्स हैं, वो किसका यूज करके बने हुए हैं? आपके सी लैंग्वेज का। मतलब उनकी प्रोग्रामिंग को किस में लिखा गया है? सी लैंग्वेज। जैसे विंडोज के साथ साथ यूनिक्स भी है, विंडोज के साथ साथ लाइनक्स भी है, जिनके प्रोग्राम्स को किस में लिखा गया है? सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ये तो बात हो गई केवल ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके अलावा भी तमाम ऐसी चीजें हैं, ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें सी लैंग्वेज का यूज किया गया है, या जिनके प्रोग्राम्स डेवलप करने में सी लैंग्वेज का यूज किया गया है। जैसे कि आपके मोबाइल फोन्स, जो पुराने जमाने में सेलुलर फोन्स आते थे, उन फोन्स को डेवलप करने में इसका यूज किया गया है। पाम टॉप्स हथेली पे रख के कंप्यूटर जो चलाए जाते हैं, जैसे लैपटॉप होता है, लैपटॉप को अपने गोद में लेकर चलाते हैं, वैसे ही आपका पाम टॉप, मतलब जो हथेली पे रख करके आपका चलाया जाने वाला जो कंप्यूटर होता है, उनके प्रोग्राम्स भी किस में लिखे गए थे? सी लैंग्वेज में लिखे गए थे। अब इवन इतना ही नहीं, केवल मोबाइल और पाम टॉप्स तक ही सीमित नहीं था। आपके घरों में यूज किया जाने वाला जो भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव ओवन्स, इन सब चीजों में भी आपका सी लैंग्वेज यूज किया गया है। मतलब जो इनके प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होते हैं, जो इनके चिप काम करती हैं, उस चिप में सी लैंग्वेज के रूप में उसे प्रोग्राम करके तब वह हार्डवेयर से वह जो आप बटन दबा करके और उसे कंट्रोल करते हैं, कितने देर के लिए इतना टेम्परेचर, उतने देर के लिए उतना चीज, इतने देर के लिए घुमाना है, इतने देर के कपड़ा धुलना है, जो भी है, इतने कपड़े, इतने लीटर पानी, इतना जो भी कुछ आप बटन दबा के आप कंट्रोल करते हैं। तो जो बटन का कंट्रोलिंग सिस्टम, या जो उस पर एक सर्किट बोर्ड लगी होती है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, उसमें जो प्रोग्रामिंग होती है, वह प्रोग्रामिंग आपकी कौन सी होती है? सी लैंग्वेज की ही होती है। ठीक है, तो समझ में आया कि व्हाट इज सी, सी क्या होता है? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्थात यह इसके प्रोग्राम्स इंग्लिश में लिखे जाएंगे। हाई लेवल में पहले भी बात हमने करी थी कि हाई लेवल लैंग्वेज किस में लिखे जाते हैं? अंग्रेजी में जनरल इनका एक सिंटैक्स होता है, इनका एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में इनके प्रोग्राम्स को हम लिखते हैं। सी लैंग्वेज कहां डेवलप हुआ? बेल लैब्स में डेवलप हुआ। कहां? बेल लैब के किस लैब में? AT&T बेल लैब्स में डेवलप हुआ, और वो लैब कहां थी? यूएसए में 1972 में डेवलप हुआ, और इसे डेवलप करने वाले का नाम था डेनिस रिची। और इसके बाद सी को हम क्या कहते हैं? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम कहते हैं। और तमाम तरह के मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो पार्ट्स होते हैं, उनके पार्ट्स के जो प्रोग्राम लिखे गए हैं, वह सी लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। इसके अलावा हमारे मोबाइल डिवाइसेस सच एज सेलुलर फोन, पाम टॉप्स के भी प्रोग्राम्स किस में लिखे गए हैं? सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और फिर हम क्या बोल रहे हैं लास्ट में? फिर हमने बोला था कि जो भी और कंज्यूमर डिवाइसेस होती हैं, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन्स, वॉशिंग मशीन्स एंड डिजिटल कैमरा इत्यादि में भी सी लैंग्वेज प्रोग्राम का यूज
किया गया है। ठीक है, तो चलो इतना समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग जो चीजें हैं उसको आप लिख लीजिएगा। ये व्हाट इज सी में आप इतना जवाब लिख सकते हैं और इतना ही आपको समझना है मेरे अकॉर्डिंग। अब अगला आता है कि भाई सी लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे कैसे या सी लैंग्वेज को हम सीखेंगे कैसे, हाउ टू लर्न सी लैंग्वेज। तो चलिए हम अगले पार्ट की तरफ, अगला जो है हमारा पार्ट है वो हाउ टू लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस पर हम चलते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा है क्या है, हाउ टू लर्न सी लैंग्वेज, मतलब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अब जैसे हमने लास्ट में बोला था, तो देखिए पहली चीज की हमने अभी शुरू में ही हिंट दे दिया आप लोगों को कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाएगा, तो जनरली या कैसे सीखा जाएगा। तो सी लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ खास नहीं, आपको बस इतना ध्यान देना है कि जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, जैसे हम हिंदी सीखते हैं, वैसे ही इनके भी लर्न करने के इनके भी अपने क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, मतलब कहने का मेरा ये हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज को और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना, जिस तरह से मतलब जो भी दोनों के एनालॉगी जो है, मतलब दोनों को लर्न करने के जो तरीके हैं वो काफी सिमिलर हैं। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही नोट डाउन कर दिया है, ग्राफ बना दिया है, स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। भाई जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं बचपन से, या अभी मान लीजिए अभी की बात करें, जब भी हम लोग अंग्रेजी भाषा सीखने की कोशिश करते हैं तो अंग्रेजी में हम सबसे पहले क्या लर्न करते हैं, क्या लर्न करते हैं, कोई बताएगा भाई? नहीं? तो चलिए, सबसे पहले आप बोर्ड पर भी देख रहे हो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या लर्न करते हैं, अल्फाबेट्स लर्न करते हैं। क्या लर्न करते हैं? अल्फाबेट्स। मतलब अगर हमें अंग्रेजी सीखनी है तो सबसे पहले, हिंदी में अगर बात कर लें तो अगर हमें अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले हमें अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब अगर हम अक्षर नहीं जानेंगे कि अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं, किस अक्षर को कैसे लिखते हैं, तो हम शायद अंग्रेजी सीख नहीं पाएंगे। इसी वजह से बचपन में हम लोगों को, या कह सकते हैं LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें स्टार्टिंग में क्या सिखाया जाता है, अल्फाबेट्स को ही बनाना सिखाया जाता है। जब हमें अल्फाबेट्स की नॉलेज हो जाती है, क्या, जब हमें अल्फाबेट्स के बारे में नॉलेज हो जाता है तो हम किसके बारे में सीखते हैं, हम उन्हीं अल्फाबेट्स के जरिए शब्द सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं। मतलब याद होगा कि आप लोगों को बताया जाता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बॉय, समथिंग बोला जाता है। मतलब हम उन अक्षरों के माध्यम से हम क्या सीखते हैं, शब्द बनाना सीखते हैं। मतलब पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, अल्फाबेट्स के बारे में। दूसरा स्टेप किसके बारे में समझना हो गया, वर्ड्स के बारे में। जब हम अल्फाबेट्स और वर्ड्स दोनों सीख जाते हैं, मतलब हमें दोनों की नॉलेज हो जाती है, तो हम अब तीसरे स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। हमें धीरे धीरे छोटा छोटा वाक्य सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है। जैसे बेटा वहां जाओ, तो क्या कहते हैं लोग, वहां जाओ मतलब कुछ बोला समथिंग, ऐसे बोल दिया बेटा यहां आओ, प्लीज कम, या कुछ ऐसा बोला, गो देयर, गो हियर, कुछ ऐसा करके बोल दिया। मतलब एक सेंटेंस बोला गया, एक सेंटेंस के जरिए, और उस सेंटेंस की अपनी एक मीनिंग होती है। और जो सेंटेंस हमने बनाया इंग्लिश में, उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमने अक्षर पढ़ा, हमने शब्द पढ़ा, और साथ ही साथ कुछ रूल्स, कुछ नियम भी पढ़े। वो नियम कैसे थे, हमारे ग्रामेटिकल रूल्स थे, मतलब ग्रामर के रूल्स थे कि कैसे, कहाँ, क्या क्या, उन शब्दों को जोड़ने के लिए और किन किन शब्दों का यूज हमें करना है। तो उन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं सेंटेंस बनाने के दौरान। जब हम छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख जाते हैं, क्या, जब हम लोग छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख जाते हैं तो हमें क्या बनाना होता है, फिर क्या लिखने को कहा जाता है कि भाई काऊ, गाय पर ऐसे लिख दीजिए, किस पर, एलिफेंट पर ऐसे लिखा नहीं जाता एलिफेंट का फिलहाल, लेकिन मान लेते हैं हम, एलिफेंट पर ऐसे लिख दीजिए, जो है किसी महान नेता के बारे में ऐसे लिख दीजिए। तो भाई जब आप उन महान नेता के बारे में आप छोटे छोटे वाक्य बना लिए हैं, तो आप उन्हीं वाक्य को क्या करते हैं, जब उन्हीं वाक्य को एक साथ आप पिरो देते हैं, मतलब एक साथ लिख देते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है, पैराग्राफ बन जाता है। और फिर जब पैराग्राफ आप बनाना जान जाते हैं तो तमाम सारे पैराग्राफ मिला 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 के आप एक नोट्स तैयार कर लेते हैं। एक आप क्या करते हैं, एक किताब लिख डालते हैं। मतलब हमने शुरुआत करी थी अल्फाबेट से और पहुंच गए कहां तक, हम किताब तक पहुंच गए।
मतलब उन सब का बेस क्या था? अल्फाबेट था। अगर हम अल्फाबेट ना सीखते, अल्फाबेट के बाद हम शब्दों को ना सीखते, शब्दों के बाद वाक्य बनाना ना सीखते, तो कभी हम पैराग्राफ ना बना पाते, कभी हम किताब ना लिख पाते। तो सेम जिस तरह से आपने अंग्रेजी सीखी, जिस तरह से हम अंग्रेजी सीखते हैं, उसी तरह से हम किसे लर्न करेंगे? हम सी लैंग्वेज को भी हम लोग क्या करेंगे? लर्न करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई सी लैंग्वेज को लर्न करने के क्या क्या मतलब प्रोसीजर्स हैं। आप देखो, कंपैरिजन करते हुए हम लोग देखेंगे सी लैंग्वेज में हमने क्या सीखा था? अल्फाबेट्स। ऐसे ही सी लैंग्वेज कुछ होती हैं। क्या सी लैंग्वेज पहला स्टेप होता है कि हमें सी लैंग्वेज में यूज किए जाने वाले किसके बारे में? अल्फाबेट्स के बारे में जानना है, डिजिट्स के बारे में जानना है, और कुछ विशेष सिंबल्स के बारे में जानना है, मतलब स्पेशल सिंबल्स के बारे में जानना है। जैसे ही हम अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स के बारे में हम जान जाते हैं, तुरंत अब हमें क्या लर्न करना होता है? जैसे वहां पे हमने शब्द बनाया था, तो जब ये 3-4 चीजें हम जान जाते हैं, तो हमें अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ना होता है कि भाई सी में कांस्टेंट क्या होते हैं, सी में वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे वेरिएबल लिखे जाते हैं, सी में कीवर्ड्स क्या होते हैं। मतलब हमें अगला स्टेप, जैसे वहां पे हमने वर्ड सीखा था, ऐसे ही हम यहाँ पे वेरिएबल बनाना सीखते हैं, ऐसे ही हम कांस्टेंट बनाना सीखते हैं। कांस्टेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन जानते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है, किस कीवर्ड का यूज कहां पर कब कैसे यूज किया जाएगा, उसको हम समझते हैं। जैसे ही हमें कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में नॉलेज हो जाता है, तो फिर हम लोग क्या लिखना शुरू कर देते हैं? इंस्ट्रक्शंस। क्या लिखना शुरू कर देते हैं? निर्देश। और हमने इंग्लिश में क्या लिखा था? सेंटेंस। बहुत आर सिमिलर। क्यों भाई? सेंटेंस भी एक लाइन में लिखी जाती है, और एक स्टेप, एक किसी चीज की मीनिंग होती है, मतलब उस सेंटेंस का कोई अपना मीनिंग होता है, वो सेंटेंस कुछ कहने की कोशिश करता है। यहाँ इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस भी लिखे जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस भी किसी वर्क को प्रोसेस करने का, किसी वर्क के लिए क्या किया जाता है? इसको लिखा जाता है। तो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। इंस्ट्रक्शंस के भी लिखने के अपने तरीके होते हैं, उन तरीकों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और जैसे ही हम इंस्ट्रक्शंस बनाने में क्या होते हैं, हिंदी में बात करें तो निपुण हो जाते हैं, मतलब हमारा स्किल ग्रूम हो जाता है इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने में, लिखने में। वैसे ही हम तमाम सारे इंस्ट्रक्शंस जब लिखने लगते हैं, तो हमारा क्या बनने लगता है? प्रोग्राम। और आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट पेपर की बात करी थी, सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ प्रोग्राम बोला था, और प्रोग्राम की डिफिनेशन हमने जब बताया था, तो आपको कहा था कि प्रोग्राम क्या होता है? आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अब आप एक ही बात यहां देख लीजिए, जब हम इंस्ट्रक्शंस तमाम सारे लिखे, तो हमारा क्या बन गया? प्रोग्राम बन गया। और जैसे ही प्रोग्राम बन जाता है, जब हम एक प्रोग्राम लिख देते हैं, हमारा क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम अगर लिखा जाता है, तो कुछ इसी तरीके से लिखा जाता है। बहुत हमें बस कंपैरिजन के साथ पढ़ना है। बस इतना जान लो आप लोग कि अगर हमें अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स का नॉलेज नहीं होगा, हमें कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स का नॉलेज नहीं होगा, हम कभी इंस्ट्रक्शंस नहीं लिख सकते और कभी हम प्रोग्राम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस नाते हम जैसे इसके बाद हम अल्फाबेट्स, डिजिट्स और सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, बताएंगे आप लोगों को, तो आप लोग वहां ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से वैलिड अल्फाबेट्स होते हैं, कौन कौन से वैलिड डिजिट्स होती हैं, कौन कौन से वैलिड सिंबल्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर कांस्टेंट जानेंगे हम, कांस्टेंट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कांस्टेंट लिखा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल किस तरह से लिखे जाते हैं, वेरिएबल का रोल क्या है, ये सारी चीजें। फिर कीवर्ड्स क्या है, उनका रोल क्या है, इनको हम समझेंगे। जब ये समझ जाएंगे तो हम तीसरा स्टेप इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। मतलब अगर आपने वीडियो को देखते समय, अब जैसा कि अभी हम बता रहे हैं, अगर आपने वीडियो को देखते समय अब पहले स्टेप पे आपने थोड़ा सा अपना लैक ऑफ कंसंट्रेशन कम किया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गया आपका, मतलब आप इस पर एकाग्रचित नहीं रहे, आप इस पार्ट में थोड़ा सा कहीं और देखने लगे अगर, तो आपको आगे वाली चीजें समझ में नहीं आएंगी, मतलब तो आप प्रोग्राम नहीं लर्न कर सकते। अगर आपको प्रोग्राम सीखना है, प्रोग्रामिंग करनी है, किसी भी क्वेश्चन को देखते ही, किसी क्वेश्चन को पढ़ते ही आप चाहते हो कि प्रोग्रामिंग लिखना शुरू कर दें, तो उसके लिए आपको इन स्टेप्स को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, और उन स्टेप्स को और उन स्ट्रक्चर्स को हमें जानना होगा। जैसे हम स्ट्रक्चर्स को समझ लेंगे, उनके वर्ड्स को समझ लेंगे, उनके यूज की चीजों को समझ लेंगे, वैसे ही हम लोग क्या बनाना शुरू कर देंगे, हम लोग प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे, और इजिली हमारा ये पेपर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, इसमें बात करेंगे कि वैलिड अल्फाबेट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स क्या है, फिर हमारा कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स क्या होता है, फिर इंस्ट्रक्शंस और फिर प्रोग्राम। मतलब
अगला जो हम अभी इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बताने वाले हैं आप लोगों को, उसमें हम फाइनली अगर देखें इन सबको समझते हुए तो फाइनली हम लर्न करेंगे कि हम पहला प्रोग्राम सी में कैसे लिखते हैं। मतलब अगर हमें सी में कोई प्रोग्रामिंग लिखनी हो तो कैसे हम लोग लिखेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, बाकी फिर आगे हम आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं जो स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज में। पहला स्टेप्स क्या आपका था कि अल्फाबेट के कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डिजिट्स होती है और कौन कौन से स्पेशल सिंबल्स होते हैं। तो उनमें देखिए जो वैलिड अल्फाबेट्स आपके होते हैं वो वैलिड अल्फाबेट्स आपके क्या हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। ठीक है, ये दोनों वैलिड अल्फाबेट्स हैं। डिजिट्स में जो आपके यूज किए जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के, ये वैलिड डिजिट्स होती हैं आपकी। और जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो आपके एक्सप्लेनेशन, परसेंटेज, ये सब साइन जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी आपके क्या है, वैलिड स्पेशल सिंबल्स होते हैं। किसमें, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। दूसरा, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, सी का कैरेक्टर सेट। मतलब सी कैरेक्टर सेट अगर आता है कभी कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन सी कैरेक्टर सेट्स, इसका मतलब आपको क्या लिखना है, यही तीनों के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, सी कैरेक्टर सेट कहते हैं। ओके, तो अगला जो हमारा सेकेंड स्टेप है सी के लर्न करने में, वो हमारा क्या होता है, हमें दूसरे स्टेप में जानना होता है कि हमारा सी में कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है, मतलब ये कह सकते हैं कांस्टेंट मतलब जो आपका पूरे प्रोग्राम में चेंज ना हो। मतलब क्या हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, आपकी फिक्स होती है। दूसरा, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या होती है प्रोग्राम के दौरान, मतलब प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के दौरान इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती रहती है। मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आपका एक रिजर्व वर्ड्स होता है। क्या होता है, रिजर्व वर्ड्स होता है। अर्थात या इट मींस इनकी जो मीनिंग होती है यह पहले से ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होती है, कंपाइलर में, उसकी सी की लाइब्रेरी में पहले से ही ये क्या होती है, डिफाइंड होती है। मतलब इसकी मीनिंग को हमें डिफाइन करने की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें डिफाइन क्या करना होता है, हमें वेरिएबल डिफाइन करना होता है और हमें कीवर्ड्स और हमें कांस्टेंट्स बताना होता है। तो कांस्टेंट्स हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कांस्टेंट आपका फिक्स होता है। कोई भी अल्फाबेट, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी नंबर अगर है, वो नंबर उसकी वैल्यू है, जिसका मतलब वो क्या होगा, पूरे प्रोग्राम में आपकी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हम जानते हैं कि सी में कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं। मतलब एक तरह से अगर बात करें तो क्या हम लोग जानेंगे अब, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। क्या, टाइप्स ऑफ सी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो सी में जो कांस्टेंट्स होते हैं, सी में जो कांस्टेंट्स होते हैं वो मेनली आपके दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला कांस्टेंट जो कहलाता है वो प्राइमरी कांस्टेंट्स कहलाता है। कौन सा कांस्टेंट्स, प्राइमरी कांस्टेंट्स कहलाता है। और दूसरा जो कांस्टेंट्स कहलाता है वो हमारा कैसा कांस्टेंट्स कहलाता है, सेकेंडरी कांस्टेंट्स कहलाता है। ठीक है, सेकेंडरी कांस्टेंट्स कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि प्राइमरी कांस्टेंट्स क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, प्राइमरी कांस्टेंट मतलब जिनका हमें प्राइमरी लेवल पर हम जिनका यूज करें, ऐसे कांस्टेंट जो हमारे हमेशा प्रोग्राम में मतलब बेसिकली यूज किए जाते हैं वो प्राइमरी कांस्टेंट्स। और सेकेंडरी मतलब जिनका किसी विशेष किसी स्पेशल टाइम पर या किसी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस या स्पेशल प्रोग्राम्स को लिखने में जिनका यूज किया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कांस्टेंट्स कहते हैं। तो प्राइमरी कांस्टेंट्स में जो हमारे बेसिकली जो हमारे आते हैं वो हमारे पास क्या क्या है, तीन कांस्टेंट्स हमारे पास उसमें इन्वॉल्व हैं। पहला इंटीजर कांस्टेंट्स। क्या होता है, क्या है, इंटीजर कांस्टेंट्स। दूसरा हमारा जो है रियल कांस्टेंट्स। क्या है भाई, रियल कांस्टेंट्स। एंड थर्ड हमारा जो है वो कैरेक्टर कांस्टेंट्स है। कौन सा कांस्टेंट्स, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। ओके, ठीक। और सेकेंडरी कांस्टेंट्स की अगर बात करें तो सेकेंडरी कांस्टेंट्स में जो हमारा पहले आता है वो हमारा क्या आता है, ये कुछ आपके निम्न हैं, जैसे कि एरे। इसको इन सब चीजों को आगे हम लोग पढ़ेंगे। एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन,
ठीक है, ETC और भी तमाम सारी चीजें हैं जिनको आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स में आपका यूनियन, ETC ये सब आ गया, और प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स में आपके ये आ गए। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा, जो हम लोग अभी प्रोग्राम, जब हम आगे पहला प्रोग्राम जो लिखेंगे हम लोग, वो इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट्स को ही यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं या करेंगे। इंटीजर कांस्टेंट्स का मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या। क्या हुआ मतलब कांस्टेंट्स, मतलब एक हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं क्या, नियतांक, ठीक। और इंटीजर मतलब क्या हुआ, एक तरह से पूर्ण, मतलब पूर्ण संख्या। क्या हो गया, पूर्ण संख्या। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं, ये आपके जो होल नंबर्स होते हैं, वही आपके क्या होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं। मतलब इंटीजर कांस्टेंट्स इसे कह सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे 5, 6, 38, 40 जो भी इस तरह से लिखे जाते हैं, इन्हें आप इंटीजर कांस्टेंट्स कह सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट्स के बारे में आप ख्याल रखें, या कुछ नियम हैं, कुछ याद रखें कि इंटीजर कांस्टेंट्स पे कभी भी दशमलव पॉइंट नहीं होंगे, मतलब दशमलव संख्याएं नहीं होंगी। इंटीजर कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। और नेगेटिव तब माना जाएगा जब उस नंबर के पहले माइनस साइन लगा होगा, और पॉजिटिव तब माना जाएगा जब उसके पहले प्लस साइन लगा होगा, या अगर कोई भी साइन नहीं लगा होगा तो बाय डिफॉल्ट उस इंटीजर कांस्टेंट्स को कैसा कांस्टेंट मानेंगे हम लोग, पॉजिटिव कांस्टेंट्स हम लोग मानेंगे, ठीक है। रियल कांस्टेंट्स की बात करते हैं अगर, तो रियल कांस्टेंट्स में आपका क्या होता है कि जो रियल कांस्टेंट्स होते हैं, यह अपने साथ दशमलव संख्याओं, मतलब डेसिमल पॉइंट्स को जरूर रखते हैं। मतलब आप कह सकते हैं जो दशमलव संख्याएं होती हैं कुछ इस तरह से, तो जो इस तरह से मतलब 5.60 समथिंग दशमलव कुछ शून्य, ऐसा करके जो होता है, जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल कांस्टेंट्स बोलते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट्स हमेशा एक सिंगल कैरेक्टर्स को रखता है, और कैरेक्टर कांस्टेंट्स हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपका सिंगल कोट्स के अंदर। मतलब अगर कहीं किसी की वैल्यू आप देना चाहते हैं तो कुछ ऐसे हम इनको दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं। और कैरेक्टर कांस्टेंट्स जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, अगर ऐसे आपने दे दिया, कोई सिंबल है ऐसे आपने दे दिया, मतलब ए सिंगल कोट्स में, इसका जो होता है पेयर ऑफ सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। अगर पेयर ऑफ सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी कैरेक्टर या कोई भी नंबर लिखा गया है, इसका मतलब उसे हम क्या मानेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। अर्थात उस पूरे प्रोग्राम में वही वैल्यू उस वेरिएबल में क्या होगी, उस जगह पे क्या होगी, वही वैल्यू पास होगी, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं। और जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स की लेंथ होती है वो हमेशा कितनी होती है, इसकी जो कैरेक्टर कांस्टेंट की लेंथ हमेशा कितनी होती है, एक कैरेक्टर की ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। सेकेंडरी कांस्टेंट जो हमने नीचे लिखा हुआ है, एरे स्ट्रक्चर यूनियन, आगे आने वाले चैप्टर्स में इनके हम बात करेंगे। वहां जब चैप्टर्स आएंगे तो उनके वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, उनमें कांस्टेंट्स कैसे लिए जाते हैं, वहां पे बात करेंगे। अभी इनिशियल लेवल में हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट्स का ही यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रक्शंस और अपने प्रोग्राम्स को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब अगले पार्ट में आते हैं कि हमारे भाई वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ कांस्टेंट तो पढ़ लिया, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर और सेकेंडरी कांस्टेंट्स के बारे में भी हमने देख लिया। तो अब हमें पढ़ना होगा वेरिएबल क्या होता है। भाई वेरिएबल क्या होता है तो हमें समझ गए, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होती है, वेरी करती रहती है। लेकिन वेरिएबल कैसे लिखे जाते हैं, वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसे हमको क्या करना है, समझना है, ठीक। तो चलो अगला हम समझते हैं किसे, वेरिएबल के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल के बारे में पहले भी हम बोल चुके थे, वेरिएबल की वैल्यू पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान बदलती नहीं है। उसी की स्टेटमेंट्स को मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। एन एंटिटी दैट मे वेरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। सॉरी, बदलती है, बदलती नहीं है, गलत बोल दिया मैंने, कि जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होती रहती है, बदलती रहती है, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, वेरिएबल मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो वेरिएबल हमारे जनरली साधारणतया 3 प्रकार के होते हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल, रियल मतलब दशमलव वाले वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल, ठीक है। 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं, या वेरिएबल्स के नाम लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी है। तो वेरिएबल्स का नाम रखते समय रूल्स फॉर वेरिएबल्स नेम, जो उसके लिए नियम होते हैं कि पहली चीज, जो वेरिएबल के नाम होंगे वह 1 से लेकर के 26 अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर या डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल्स के नाम जो हो सकते हैं वो कॉम्बिनेशन हो सकता है किसका, अक्षरों का, अंकों का और अंडरस्कोर का, ठीक।
दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जब भी वेरिएबल हमें किसी भी के लिए या किसी प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल का नाम जब हम डिक्लेयर करते हैं, मतलब वेरिएबल नाम हम डिफाइन या देते हैं, लिखते हैं, तो लिखते समय हमें वेरिएबल का नाम हमेशा अक्षर से ही स्टार्ट करना है या अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल का नाम जो आपका पहला लेटर होता है हमेशा वो अक्षर ही होना चाहिए, या अक्षर के अलावा अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक, मतलब अगर कहीं किसी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट किया इट मींस इनवैलिड, मतलब वो क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। फिर आप ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल का नाम, जब भी हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, मतलब कुछ बड़े बड़े नाम है, मान लीजिए जैसे सपोज सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एक अलग वर्ड है, इंटरेस्ट एक अलग वर्ड है, तो अगर उसको आप एक साथ लिखना चाहते हैं तो उसके नाम में, जैसे वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं लेता है, कॉमा नहीं मतलब वेरिएबल के नाम के पीछे स्पेस या और क्या कह सकते हैं आपका कॉमास, मतलब कॉमा, इन सब चीजों को वह एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब उसको शामिल नहीं करता। अगर ऐसा करते हैं तो वेरिएबल का नाम आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्थात अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट लिखना है, अगर मान लीजिए हमें फिर भी सिंपल इंटरेस्ट उनको सेपरेशन भी दिखाना और एक साथ भी नहीं लिखना है, तो आप स्पेस की जगह सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल का जो नाम है, वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए, फिर से बोल रहे हैं अक्षर से ही स्टार्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि वेरिएबल्स के इन अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो आपके नियम लिखे गए हैं, इस नियम के अनुसार हम कैसे वेरिएबल के नाम लिख सकते हैं। एक और सेंटेंस मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि वेरिएबल के जो नाम है, मतलब जब भी आप कोई प्रोग्राम आप लिखें तो वेरिएबल के नाम जब लिखें तो कोशिश करना चाहिए कि वेरिएबल का नाम जो हो शुड बी मीनिंगफुल, मतलब वेरिएबल का नाम क्या कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब जनरली हम लोग ABCD XYZ मान लेते हैं, करेक्ट, हमारे आपके लिए सही है, लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर वही प्रोग्राम कोई और पढ़ेगा तो कैसे समझ में आएगा उसे। मतलब आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि उस प्रोग्राम के वेरिएबल को देखते ही वो समझ जाए कि ये जो वेरिएबल लिए गए हैं वो किसके लिए लिए गए हैं। ठीक, वेरिएबल का नाम शुड बी मीनिंगफुल। एक और बात हम बोल दे रहे हैं पहले, तब आगे हम लिखें कि वेरिएबल का नाम, जब भी हम किसी भी वेरिएबल का नाम हम लिख रहे हों तो वेरिएबल का नाम कभी भी उसके कीवर्ड्स नहीं हो सकते। आगे हम कीवर्ड की बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कीवर्ड, मतलब पहले से जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं वह आपके कभी भी नहीं होने चाहिए। मतलब वेरिएबल के नाम कभी भी कीवर्ड्स का नाम नहीं होना चाहिए, हमेशा यूनिक होना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी भी आप, जैसे कीवर्ड्स आगे इंट, कैरेक्टर, ऐसे फ्लोट आएंगे, तो अगर मान लीजिए आगे आप किसी वेरिएबल का नाम मतलब आप डिफाइन करना चाहते हो, वही कैसा कीवर्ड जैसा अगर करते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला था, जो वेरिएबल के नाम होते हैं वो पहले से, जो कीवर्ड होते हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं। अगर हम दोबारा ऐसा करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हम उस कीवर्ड्स को एक नई परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई डिफिनीशन देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्या हो जाता है आपका इनवैलिड प्रोसीजर। मतलब सी कंपाइलर कभी भी इस बात को एक्सेप्ट या स्वीकार्य नहीं करेगा कि भाई आप कीवर्ड की मीनिंग हम डिफाइन कर दे, मतलब हम यूजर प्रोग्रामर डिफाइन कर दे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई वेरिएबल के नाम लिखे कैसे जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इनके भी कि इंटीजर और कैरेक्टर वेरिएबल कैसे क्या होते हैं। तो फिलहाल या कैसे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम रियल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फिलहाल हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो वेरिएबल के नाम, जैसे कहीं भी अगर आप ऐसा लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए वेरिएबल का नाम ऐसे लिख सकते हैं आप, सिंपल इंटरेस्ट लिखना चाहते हैं, सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट। अब चूंकि ये नाम बहुत बड़ा हो गया है तो इसे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे, SI_INT, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई भी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से भी बोला गया था, स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब सिंपल ऐसा लिख सकते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मार्क्स, ठीक, जैसे कि क्या सब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं। ठीक है, और वेरिएबल के नाम में क्या बोला गया था कि अल्फा न्यूमेरिक, मतलब दोनों यहां बोला गया ना, डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन मैंने यूज ही कर लिया। डिजिट्स का कॉम्बिनेशन मतलब कि वेरिएबल का नाम ऐसे भी रख सकते हैं, A9 B9, ऐसा भी कुछ आप रख सकते हैं। ये सभी आपके वेरिएबल नाम क्या है, आपके एक तरह से कह सकते हैं वैलिड हैं।
मतलब अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब वह वेरिएबल के नाम आपके क्या है, सही तरीके से लिखे जा रहे हैं। अगर हमने कहीं भी किसी वेरिएबल के नाम लिखते समय हमने ऐसे लिखा सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब ये गलत क्यों? क्योंकि वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू रूल। सिंपल एट द रेट, ये भी गलत है क्योंकि अंडरस्कोर के अलावा कोई और सिंबल नहीं एक्सेप्ट करता है। फिर आप क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल का नाम 9a, गलत, क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या बोला गया था, अक्षर से ही स्टार्ट होना चाहिए, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे हो जाए वेरिएबल के नाम कंस्ट्रक्ट करने के रूल या हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ वेरिएबल नेम्स। मतलब अगर कहीं कहा जाता है कि वेरिएबल्स के नाम हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे हम लिखेंगे, तो ये सारे आपके जो हमने बताए तरीके, ये हमारे क्या होते हैं, किसी भी वेरिएबल के नाम को लिखने के नियम या तौर तरीके आपके होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने चल रहे हैं अगला कि वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल कैसे होता है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल कैसे होता है, उसको हम बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इंटीजर और कैसे हम बताएंगे कि वेरिएबल के नाम को कैसे बताएंगे कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इसके लिए हमें इनका फॉर्मेट स्पेसिफायर समझना होगा। क्या समझना होगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, देखिए सी में आपका जो होता है इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, इन सबको डिफरेंट इन सबको सॉरी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं, रॉन्ग, गलत हो गया है हमसे, फिर से बोल रहे हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं, इनके डेटा टाइप को समझना होता है। किसे समझना होता है? इन कुछ कीवर्ड्स को जानना होता है कि डेटा टाइप कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए जब इंटीजर मतलब किसी वेरिएबल को इंटीजर तरह का डिक्लेयर करना हो, इंटीजर वाले के डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप क्या होता है? INT। क्या होता है? INT। मतलब जब हम कोई वेरिएबल नाम लिखेंगे उस वेरिएबल नाम के ठीक पहले हम क्या लिख देंगे? डेटा टाइप। मतलब इंटीजर अगर लेना हो तो INT लिख देंगे, तो वेरिएबल किस तरह का हो जाएगा? इंटीजर तरह का हो जाएगा। अगर हमें किसी वेरिएबल को हम चाहते हैं कि उसमें दशमलव संख्याएं होल्ड हो सकें या दशमलव संख्याएं हम दे सकें या दशमलव संख्या उसमें पहले से डिफाइन कर सकें, तो उसके लिए हम क्या लेंगे? रियल वाले नंबर्स के लिए फ्लोट लिखेंगे, तो उसका डेटा टाइप फ्लोट हो जाता है। अगर हम कैरेक्टर अक्षर लिख रहे हैं तो अक्षर वाले के लिए हमें क्या लिखना होगा? कैर। क्या लिखना होगा? कैर। कैसे? यहां देख लो, जैसे इंटीजर मार्क्स। ठीक, मतलब ये जो मार्क नाम का वेरिएबल है ये किस तरह का है? INT। और जो सेमीकोलन लगाया है मैंने, ये आगे हम बात करेंगे, यह स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, इस नाते यहां पे लगा दिया गया। फिर अगर मान लीजिए किसी यहां मार्क्स को ही हमने कर दिया, ठीक, फिर मान लेते हैं क्या? कैरेक्टर वाले के लिए कैर नेम, ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये जो आपका हुआ, ये सभी आपके जो पहले लिखे गए हैं ये आपके क्या हो गए? डेटा टाइप। और जो ये सभी आपके लिखे गए हैं अलग अलग, जो हम सबको अलग अलग, एक भले एक कॉमन नेम है, लेकिन जो ये सब आपके हो गए, ये आपके क्या हो गए? वेरिएबल। उनके पहले लिखा हुआ जो डेटा टाइप है उससे वह उस वेरिएबल का क्या होता है? प्रकार, या उस वेरिएबल का टाइप क्या हो जाता है? डिफाइन हो जाता है। मतलब वही मार्क्स है लेकिन उसके पहले इंटीजर लिखा है, INT लिखा है, इस नाते उस वेरिएबल को आप क्या कहेंगे? मार्क्स आपका किस तरह का वेरिएबल हो गया? इंटीजर तरह का। अगर आपका फ्लोट, वही मार्क्स आपका फ्लोट लिखा गया, इसका मतलब वह वेरिएबल आपका किस तरह का हो गया? रियल नंबर, मतलब दशमलव संख्या वाला हो गया। अगर आपका कैर लिख दिया गया नेम के आगे, इसका मतलब नेम एक वेरिएबल है लेकिन किस तरह का वेरिएबल है? कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। या वेरिएबल जब हमें कहीं नंबर वाला लेना होगा तो कैसे लेंगे, पूर्ण संख्या वाला लेना, दशमलव वाला, कैरेक्टर वाला कैसे लेना होगा तो कैसे हम लेंगे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे? लिखेंगे। जो नाम है वेरिएबल का, हमने फिर बोल दे रहे हैं कि वेरिएबल का नाम मानने के लिए, एज्यूम करने के लिए, डिफाइन करने के लिए आप फ्री हैं, बशर्ते जो आपको नाम देना है वह नाम आपको रूल के अकॉर्डिंग देना है कि भाई 1 से 26 लेटर होना चाहिए, डिजिट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, पहला लेटर हमेशा अक्षर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से हो सकता है, नंबर से नहीं होना चाहिए, उनके नाम के बीच में स्पेस नहीं लेगा, उनके नाम के बीच में कॉमा नहीं होना चाहिए। ये हमें क्या करना है? हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हम वेरिएबल को समझ चुके हैं,
कॉन्स्टेंट्स को समझ चुके हैं। अब एक और छोटा सा हमारा बचा हुआ है क्या, कीवर्ड्स, सी कीवर्ड्स, कि सी में कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स के बारे में जान लेते हैं कि कीवर्ड्स आपके क्या हैं। तो पहली चीज, कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स होता है। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन सी कंपाइलर। सी में जिसकी मीनिंग क्या होती है, पहले से डिफाइंड होती है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। और कुल सी में मिला करके 32 कीवर्ड होते हैं, मतलब 32 कीवर्ड्स होते हैं आपके, जिनके नाम अलग अलग लिख दिए गए हैं। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कांस्टेंट, कांस्ट होता है, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ। आईएनटी मतलब इंटीजर, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, सॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डिफ, टाइप डिफिनेशन, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वोलेटाइल, इनफाइन। ठीक है, इतने सारे कीवर्ड्स लिखे गए हैं। कुछ कीवर्ड्स का यूज हम शुरू से ही करने लगेंगे और कुछ कीवर्ड्स का यूज जब आगे हमारे प्रोग्राम्स आएंगे तो उनमें हम यूज करने लगेंगे या यूज करेंगे। जैसे जो हम लोग प्रोग्राम में शुरुआती दौर में जो हम लोग यूज करने वाले हैं, वो हम क्या यूज करने वाले हैं, आईएनटी। हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, फ्लोट। हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, एक जगह होगा कैर। इनको शुरुआती दौर में हमने अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है। कब, जब हम वेरिएबल का नाम क्या कर रहे थे, हम लोग डिफाइन कर रहे थे। ठीक, कैर, फ्लोट, इंट, ये हो गया हमारा। आगे हम लोग एल्स भी यूज करेंगे, आगे हम लोग इफ भी यूज करेंगे, फॉर भी यूज करेंगे, जल्दी जल्दी जो यूज करने वाले हैं आज, मतलब तुरंत। फिर स्विच भी यूज करेंगे, फिर वाइल भी यूज करेंगे, फिर डू भी यूज करेंगे, फिर केस भी यूज करेंगे, ब्रेक भी यूज करेंगे। ऐसे लगभग आगे चल करके आप लोगों को लगेगा कि हम सब यूज कर रहे हैं। मतलब शुरुआती तो हम इंट, कैर, फ्लोट से करेंगे, लेकिन आगे चल के हम सभी का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में समझना होता है। 3 की मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं, आगे की मीनिंग हम समझते जाएंगे जब डिस्कस होगा। आईएनटी इंटीजर के लिए, कैर कैरेक्टर के लिए, फ्लोट रियल नंबर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक, क्लियर है। अब हम अगला बढ़ते हैं कि सी में इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं और कैसे सी में इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद फाइनली हम किसकी तरफ आ जाएंगे, प्रोग्राम्स की तरफ आ जाएंगे। ओके, तो चलो हम सी इंस्ट्रक्शंस समझते हैं। तो अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, पढ़ लेते हैं सी इंस्ट्रक्शंस के बारे में, कि सी में कौन कौन से आपके वैलिड इंस्ट्रक्शंस होते हैं या सी में इंस्ट्रक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सी में इंस्ट्रक्शंस आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, दूसरा हमारा है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और तीसरा हमारा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, 3 होते हैं। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, दूसरा हमारा क्या है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और तीसरा हमारा क्या है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस जो आपका क्या होता है कि शुरू में ही लिखा जाता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं यह वेरिएबल के टाइप को डिक्लेयर करने के लिए ही लिखा जाता है। मतलब जो अभी हमने पीछे बताया था वेरिएबल कितने तरह के होते हैं और उसमें इंटीजर, कैरेक्टर सब लिख के बताया था, वही आपका है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे पहले जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते समय हम सबसे पहले मेन के ठीक बाद, जो मेन फंक्शन आगे अभी बताएंगे, मेन फंक्शन के ठीक बाद जो सबसे पहली लाइन अगर कोई लिखी जाएगी या लिखी जाती है तो वह क्या होता है, आपका टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस होता है। अर्थात उस लाइन में हम प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल यूज करेंगे या यूज किए जाने वाले जितने भी वेरिएबल होते हैं उनकी मीनिंग को हम लोग क्या करते हैं, उनके टाइप को डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि टाइप डिक्लेरेशन इज यूज्ड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल। इट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ मेन फंक्शन। मतलब जो आपका मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन के ठीक पहले प्रारंभ में ही, मेन फंक्शन के प्रारंभ होने के ठीक बाद इसे क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए BAS नाम का कोई वेरिएबल था, उसे हमने INT, BS सैलरी, दो अलग अलग वेरिएबल थे, उनको हमने फ्लोट, ऐसे ही नेम और कोड को हमने डिक्लेयर कर दिया। तो ये हमारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हो। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो कैलकुलेशंस के लिए, मतलब जब कहीं कोई हमें रिजल्ट, कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होता है और राइट हैंड साइड में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जो राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स होते हैं वह एक दूसरे से किससे कनेक्टेड होते हैं, जोड़ना घटाना, मतलब प्लस माइनस एस्ट्रिक,
और डिवीजन वाले सिंबल से वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। मतलब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में आप ये कह सकते हैं कि यह एक तरह से इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं वह प्लस माइनस एस्ट्रिक मीन्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इत्यादि इक्वल टू सिंबल्स के साथ लिखे जाते हैं। इसका जो पैटर्न होता है कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होता है और राइट हैंड साइड में इक्वल टू के बाद कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से किससे एस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस ऑपरेटर से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। यह इंस्ट्रक्शंस एक तरह से प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर इंस्ट्रक्शंस ना लिखें हम अपने प्रोग्राम में तो कभी भी हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, कभी भी हमारा प्रोग्राम रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। फिर इसमें लिखने के जैसे तरीके क्या हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने 3-4 वेरिएबल मान लिया ABC एवरेज, मतलब हमें 3 नंबर का औसत निकालना था। तो औसत निकालने का क्या भाई क्या बोला गया कि लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल तो ABG बराबर राइट हैंड साइड में कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से किससे कनेक्टेड होते हैं, प्लस माइनस इन सब ऑपरेटर्स कनेक्टेड होते हैं। कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, A + B + C ब्रैकेट A/3 हमने किया, आखिर ये क्या हो गया आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो गया। ठीक है, तो हमारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस जो वेरिएबल के टाइप को डिक्लेयर करे, अर्थात ये लाइन जो हमारी लिखी, जो ये लाइन लिखी, ये लाइन हमारे क्या हो गए, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हो गए। और जो हमने समथिंग प्लस माइनस करके लिखा वो हमारे क्या हो गए, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो गए। और वहीं पर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में यहाँ पे हम शॉर्ट में समझेंगे, आगे जब चैप्टर हमारे आएंगे तो उस चैप्टर में हम डिटेलिंग में इसकी बात कर लेंगे। फिलहाल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस मतलब जो कहीं कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स किसी पर्टिकुलर कंडीशंस, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो इसमें 2 तरह के इंस्ट्रक्शन मतलब 4 तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, मतलब सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, इसमें जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसमें प्रोग्राम उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है जिस ऑर्डर में हम लोग लिखे होते हैं। मतलब मान लीजिए 5 लाइन लिखी तो पहले पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, ये हो गया सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। दूसरा सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, मतलब इसमें इंस्ट्रक्शंस किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, इसमें कोई भी स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट को जो जत्था होता है, मतलब ग्रुप होता है, जो समूह होता है, वह स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर कंडीशन के सही या गलत होने पर ही एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए इसे सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहा गया। सिलेक्शन, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और जो अंतिम में चौथा है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ये लगभग सिमिलर हैं। दोनों में ही यही है कि कंडीशन के सही होने पे ही इनके इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। इस वजह से इसे क्या कहा गया, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहा गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस या केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हम लोग कहते हैं। एक इंस्ट्रक्शन हमारा और बचा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में, क्या, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। मतलब इसमें कोई भी स्टेटमेंट बारंबार, क्या, बारंबार मतलब बार बार एग्जीक्यूट होता है। अगर कोई भी किसी भी स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना हो, किसी स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना हो, तो हम किस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का यूज करेंगे, हम लोग लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, आगे इनका हम बहुत डिटेल में बात करेंगे हम लोग। फिलहाल अभी जो हमारा, हम केवल इतना समझते हैं कि सी में इंस्ट्रक्शंस कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। टाइप, अर्थमेटिक, कंट्रोल। कंट्रोल भी 4 तरह का होता है। कौन कौन सा, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होता है, सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होता है, रिपीटिशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होता है, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, ये हमारे हो गए, इनके लिखने के तरीके, इनके एग्जाम्पल बता दिए गए हैं आपको। अब हम बढ़ेंगे अपने पहले प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की तरफ, मतलब कि अगर हमें सी में पहला प्रोग्राम लिखना हो तो आखिर हम सी में पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ, सी में। तो सी में जो आपका पहला प्रोग्राम होता है, मतलब पहला प्रोग्राम इन द सेंस, मतलब पहली बार चूंकि हम लोग प्रोग्रामिंग करने चल रहे हैं, जितना कुछ अभी तक हमने पीछे पढ़ा है उन सभी का यूज करके पहला प्रोग्राम लिखने चल रहे हैं, इस नाते हम उसको हमने बोल रहे हैं कि फर्स्ट सी प्रोग्राम। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पहला प्रोग्राम लिखा गया था, बस ये है कि फर्स्ट सी प्रोग्राम कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने के लिए प्रोग्राम लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे। और वो स्ट्रक्चर हमारा यूं है कि कभी भी जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम में सबसे पहला जो शुरुआत होता है वो किससे शुरुआत होता है, प्रोग्राम में हेडर फाइल से शुरुआत होता है। किससे,
प्रोग्राम की सबसे पहली लाइन जो लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, हेडर फाइल्स लिखी जाती हैं। प्रोग्राम की जो दूसरी लाइन मतलब उसके बाद जो लिखी जा सकती है, पहला एरिया हेडर फाइल्स का, दूसरा एरिया जो होता है वह किसका होता है, मेन फंक्शन का होता है। किसका होता है, मेन फंक्शन का। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन आपका जो होता है, अगर मेन फंक्शन हम नहीं लिखेंगे प्रोग्राम में तो हमारा प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब अगर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम चाहते हैं स्टार्ट हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, तो हमें मेन लिखना जरूरी होता है। तो हम हेडर के बाद क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं। और चलो हाँ, और मेन आपके दो तरह के होते हैं। क्या क्या? एक आपका जो मेन होता है पहला, एक रिटर्न टाइप का होता है, दूसरा आपका क्या होता है, नॉन रिटर्न टाइप का होता है। कैसा होता है, नॉन रिटर्न टाइप का होता है। देखिए रिटर्न टाइप वाला जो होता है उसमें मेन के पहले क्या लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा INT मेन करके लिखा होगा। अगर मेन फंक्शन, मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके पहले अगर INT शब्द का यूज किया गया है, INT कीवर्ड्स का यूज किया गया है, इट मींस वह फंक्शन, वह मेन आपका किस तरह का होगा, रिटर्न टाइप का। लेकिन अगर उसी मेन के पहले हमने कैसा यूज, क्या यूज किया है, वाइड यूज किया है, वाइड मेन ओपन मेन क्लोज करके किया है, इसका मतलब वह फंक्शन आपका किस तरह का है, नॉन रिटर्न टाइप का है। अभी हम प्रोग्राम जब करेंगे तो उसमें इसको बता भी देंगे कि रिटर्न लिखे, जब इंटीजर लिखेंगे तो कैसे हम जानेंगे कि रिटर्न टाइप का और कैसे क्या है, तो कुछ चीजें अभी हैं बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा, जब मेन लिख लेते हैं, क्या कहा गया था अभी इसके पहले हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ा था, उसमें लिखा था टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस मेन फंक्शंस के प्रारंभ में ही लिखा जाता है। मतलब मेन प्रारंभ हो चुका है तो अब क्या लिखेंगे, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अर्थात वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की बात करेंगे हम। मतलब अब हम कौन सा इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, ठीक। फिर क्या होता है चौथा। अब अगर चौथा जो है, अभी चूंकि पहला प्रोग्राम है तो पहले प्रोग्राम में फिलहाल ये नीड नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि अब जब टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हो जाता है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, हम लोग आउटपुट या इनपुट फंक्शन लिखते हैं। कौन सा फंक्शन लिखते हैं, आउटपुट या इनपुट फंक्शंस लिखते हैं, जैसी हमारी जरूरत होती है, ठीक। जब हम आउटपुट और इनपुट फंक्शंस लिख लेते हैं तो हम इसके बाद कौन सा लिखते हैं, हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। कौन सा इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे अगर जरूरत होगी तो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं करेगा तो नहीं लिखेंगे। और फिर फाइनली जब हमारा अंतिम में हो जाएगा तो फिर अगर चूंकि अर्थमेटिक लिखना है तो एक आउटपुट भी चाहिए होगा, तो अंतिम में हम फिर से क्या कर लेते हैं, एक आउटपुट इंस्ट्रक्शंस या कह सकते हैं एक आउटपुट फंक्शन हम फिर से क्या करते हैं, लिखते हैं। और आखिर में जब हमारा पूरा हो जाता है तो मेन की बॉडी को क्या कर देते हैं, हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज मेन फंक्शन बॉडी, ठीक। मेन की बॉडी को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जनरली रूल होता है कि जब भी हम, रूल क्या बना दिया है मैंने, या कह सकते हैं हमने बता दिया केवल आपको समझने के लिए, ताकि कभी भी अगर कोई प्रोग्राम लिखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, बस। अब हम इधर देखते हैं, ठीक। पहला क्या बोला गया, हेडर फाइल। तो देखिए हेडर फाइल आपकी जब भी होती है तो हेडर फाइल हमेशा हैज साइन से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, हैज साइन से स्टार्ट होती है, हैज साइन से, ठीक। हैज के बाद आपका लिखा जाता है इंक्लूड। क्या लिखा जाता है, इंक्लूड। फिर हेडर फाइल को हम लिखेंगे stdio.h। जो हेडर फाइल्स होती हैं किसी भी प्रोग्राम में कम से कम एक हेडर फाइल जरूर लिखी जाती है, और वो हेडर फाइल हमारी कम से कम जो एक हेडर फाइल मिनिमम वाली होती है वो क्या होती है, stdio.h होती है। आप कहोगे अच्छा आप हेडर फाइल्स की बात कर रहे थे तो उसके पहले आपने हैज इंक्लूड क्यों लगा दिया, तो भाई हैज इंक्लूड इस वजह से लगाया गया क्योंकि हमें जो stdio.h है इस फाइल को कहीं से कॉल करना है, तो कॉल करने का मतलब क्या, उसको कॉल करने वाला इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या, उसमें पैटर्न है इसमें कि हैज साइन लगाना होता है, और हैज को हम पहले से क्या बोलते हैं, जो हैज साइन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। और जो इंक्लूड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव। क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव। अर्थात इन दोनों को, हैज और इंक्लूड को मिला करके हम क्या कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, हैज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहेंगे। और जो stdio.h है एंगुलर ब्रैकेट में, जो ऐसे इसमें लिखा गया है
यही हमारा क्या है, हेडर फाइल है। क्या है, हेडर फाइल है। और stdio.h क्या है, stdio.h है। तो इसका जो मतलब है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। और .h तो मतलब हेडर फाइल, मतलब इसके अंदर जितने भी हम प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करेंगे, या कह सकते हैं प्रोग्राम कैसा जो नीचे हम लिखेंगे उसका जो पूरा पैटर्न है वो पूरा stdio.h के अंदर क्या है, पहले से ही डिफाइंड है। और उसी ऑर्डर में अगर वो पाएगा तो प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन कराएगा, और अगर उस ऑर्डर में प्रोग्राम को नहीं पाएगा तो प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन नहीं कराएगा। ठीक है, तो पहली लाइन हैज इंक्लूड stdio.h हम लिखेंगे ही लिखेंगे हर हाल में, मतलब एक हेडर फाइल कम से कम लिखेंगे। बाकी आगे जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे, तो आवश्यकता पड़ने पर ऐसे ही हैज इंक्लूड करके तमाम सारी हेडर फाइल हम लिखेंगे, लेकिन वो सारी हेडर फाइल हमेशा कहाँ होंगी, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही लिखी जाएंगी। इसके बाद कहा गया था हम मेन स्टार्ट करेंगे। तो मेन अब हम यहाँ पे जो ले रहे हैं वाइड मेन ले रहे हैं, जानबूझकर वाइड मेन ले रहे हैं। अभी कारण भी बता देंगे, तो मैं नहीं चाहता कि क्योंकि अभी मुझे जो प्रोग्राम हमें बताने चलना है उस प्रोग्राम से मुझे कोई भी वैल्यू कहीं और किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न नहीं करानी है, इस वजह से हम नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन ले रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं इसमें वाइड और स्पेस करके क्या लिखना है मुझे, मेन। ठीक, ऐसे लिख लिया हमने, वाइड मेन लिखा। क्या लिखा, वाइड मेन लिखा। इसके ठीक बाद हम क्या करते हैं, एक कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। मतलब क्यों, क्योंकि अगर मेन की बॉडी हमें क्या करना है, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमें लिखने हैं, जो काम करने में इंस्ट्रक्शंस लिखे, वो सभी कहाँ लिखे जाएंगे, मेन की बॉडी के अंदर लिखे जाएंगे। और मेन बताता है कि जो इस हमारे कर्ली ब्रेसेस के सेट के अंदर, मतलब ऐसे इसका सेट क्लोज होता है। अब ये जो सारे इस बॉडी के अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस इसी के अंदर क्या होते हैं, लिखे जाएंगे। फिलहाल जो हमारा पहला प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, वो पहला प्रोग्राम हम लिख रहे हैं किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ ओ लेवल प्रिंट कराने के लिए लिख रहे हैं। क्या कराने के लिए, ओ लेवल प्रिंट कराने के लिए लिख रहे हैं। मतलब ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट ओ लेवल। ठीक है, तो कैसे, अब हमारा हो गया, तो जाहिर सी बात है क्या, अब इसके बाद क्या, हमने वाइड मेन लिख लिया, मेन की बॉडी स्टार्ट कर दी। मेन की बॉडी स्टार्ट करने के ठीक बाद हमको क्या लिखना था, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करना था। तो हमें प्रोग्राम क्या मेरा है, ओ लेवल को प्रिंट कराना है, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, अर्थात या इट मींस इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, मींस नहीं लिखेंगे। तो हमें क्या, अब हमें क्या, एक नाम को या किसी चीज को प्रिंट, मतलब हम सीधा किस पर आते हैं, आउटपुट या इनपुट फंक्शंस पे आते हैं। तो हमें क्या करना, कोई चीज डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हमारा एक फंक्शन होता है, जिसे आउटपुट फंक्शन भी आप कह सकते हैं, उसका नाम होता है प्रिंट एफ। क्या होता है, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ। प्रिंट का मतलब छापना, एफ का मतलब फंक्शन, मतलब छापने वाला फंक्शन है ये, और इस तरह से लिखा जाता है प्रिंट एफ, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, हमें क्या प्रिंट करना है, इसका सेट ऐसे लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे इन्वर्टेड कॉमा का सेट होता है। ठीक, और फिर लास्ट में सेमीकोलन अंत कर दिया जाता है, प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा। और ये अब जिस स्टेटमेंट को या जिस शब्द को हमें डिस्प्ले कराना है, जिस शब्द को हमें प्रिंट कराना है, उस शब्द को इस इन्वर्टेड कॉमा सेट के अंदर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो हमें क्या कराना है, ओ लेवल कराना है। तो मैंने लिख दिया प्रिंट एफ ओ लेवल, ये हो गया। प्रिंट एफ ने बताया कि भाई जो इन्वर्टेड कॉमा सेट के अंदर लिखा गया इसे आपको डिस्प्ले करा देना है, और इस सेमीकोलन लगाने से ही हो गया कि भाई इस लाइन का काम यहीं पर खत्म। मतलब सेमीकोलन क्या होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है या लाइन टर्मिनेटर होता है, मतलब उस लाइन को वहीं पर एंड, उस लाइन का अंत दर्शाता है कि ये लाइन ही। अगर नहीं लगाएंगे प्रोग्राम क्या बताएगा, सेमीकोलन मिस्टेक या सेमीकोलन मिसिंग या स्टेटमेंट मिसिंग बताएगा, मतलब एरर बता देगा। इस नाते हर लाइन के जहां जहां पैटर्न होगा, जहां जहां चीजें होंगी, लगभग अधिकतर चीजें जो आपके कीवर्ड्स होंगे या कुछ ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जहां पे नहीं लगेंगे, लेकिन अधिकतर इंस्ट्रक्शंस जो होंगे उनके सामने उनके अंत बताने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, सेमीकोलन का यूज हम लोग जरूर करेंगे। और जैसे इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, इस सी कंपाइलर हमारा आउटपुट के तौर पे जो हमारा आउटपुट हमको दे देगा, वो क्या दे देगा हमको, ओ लेवल। मतलब इंक्लूड स्टूडियो से उसने हेडर फाइल को कॉल कर लिया। अब नीचे जब जैसे हेडर फाइल कॉल हो गई, उसके बाद वो खोजा कि अब क्या हमारे अगली लाइन पे क्या मेन फंक्शन है, उसने देखा हाँ है। फिर देखा मेन किस तरह वाला है भाई, तो उसने पाया मेन किस तरह वाला है, वाइड, मतलब नॉन रिटर्न टाइप वाला मेन है। ठीक,
फिर उसकी देखा कि क्या कर्ली ब्रेसेस की बॉडी मतलब लगा हुआ है, उसने देखा हाँ लगा हुआ है, मतलब अच्छा ठीक है। क्या टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे, क्या कोई देखा इसमें कोई वेरिएबल थे, अच्छा ठीक। फिर देखा कि अच्छा आगे क्या है, फिर देखा प्रिंटफ, अच्छा प्रिंटफ सही से लिखा गया है, प्रिंटफ का पैटर्न क्या है, प्रिंटफ इनवर्टेड कॉमा के ब्रैकेट इनवर्टेड कॉमा का सेट और फिर क्लोज और सेमीकोलन है, हाँ है। अब उसके अंदर क्या लिखा गया, उसके अंदर प्रिंटफ का अपना काम जानता है कि उसके अंदर जो लिखा होगा मुझे उसे क्या कर देना है, डिस्प्ले करा देना है। और देखा कि क्या मेन का क्या एंड हुआ है, हाँ एंड हुआ है, इस वजह से उसने क्या कर दिया ओ लेवल। ये हमारा हो गया जब हमने वाइड मेन लिखा था। अगर मान लीजिए आप कहते सर मान लीजिए रिटर्न टाइप वाला लिखते तो हम क्या करते, मतलब इंटीजर लिख देते तो क्या करते, तो इंटीजर लिखते समय हमको क्या करना होगा, बस इसी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, INT कर देंगे, ठीक। इससे हमारा एक ऐसा फंक्शन हो गया, कैसा मेन फंक्शन हो गया, रिटर्न टाइप का फंक्शन हो गया। लेकिन जब INT लिखेंगे, चूंकि रिटर्न टाइप का फंक्शन है, अर्थात इसमें इस ब्रैकेट को मतलब मेन की बॉडी क्लोज होने से पहले रिटर्न कीवर्ड का होना आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा। वाइड में यही आसानी है कि वाइड में ऐसा कुछ नॉन रिटर्न टाइप का होता है, हमें आउटपुट मिल जाता है और कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड हमें लिखना भी नहीं पड़ता है। तो रिटर्न 0। अब 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम से हमें कहीं कोई वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन में ले नहीं जानी है। मतलब अगर मान लो कोई और राम श्याम फंक्शन बना होता, उसको कोई वैल्यू ले जानी होती तो रिटर्न, और किसी XYZ की वैल्यू ले जानी होती तो रिटर्न X करते। तो यह पूरा मेन का फंक्शन क्या करता, यह क्या रिटर्न कर, किसकी वैल्यू को ले जाता, X की वैल्यू को ले जाता। लेकिन हमें इस मेन से कहीं कोई वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन को पास नहीं करनी थी, इसलिए हमने क्या किया, रिटर्न 0, मतलब कुछ भी नहीं हमको रिटर्न कराना है बस, लेकिन रिटर्न कीवर्ड का लिखना आवश्यक है। अगर रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखेंगे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी वजह से मैंने जब स्टार्टिंग प्रोग्राम जो आप करें, बेसिक प्रोग्राम जब आप करते हैं, तो आप जब कहीं किसी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करानी ही नहीं कहीं, तो आप सिंपल सा वाइड मेन लिखो। जब कहीं कोई वैल्यू रिटर्न करानी होगी, जैसे फैक्टोरियल पे प्रोग्राम में आ जाता है, जैसे कि आगे कुछ और प्रोग्राम्स आएंगे सीरीज यूरीज वाले प्रोग्राम्स में, उन प्रोग्राम से रिटर्न हम लगाएंगे, हो सकता हो लगाएं और कोशिश करेंगे अवॉइड करें, दोनों चीजें। अगर प्रोग्राम में ये नहीं कहा गया है कि यूजिंग रिटर्न टाइप फंक्शन, तो आप फ्री हैं, चाहे आप वाइड यूज करें और चाहे आप रिटर्न यूज करें। क्लियर? तो आपका ये प्रोग्राम हो गया। फर्स्ट प्रोग्राम इस तरह से लिखते हैं। अभी इसमें हमने वेरिएबल की बात नहीं करी है, केवल हमने जो प्रोग्राम बताया है सिर्फ आपका नाम प्रिंट करने की, प्रिंट करने का प्रोग्राम बताया है। अब आगे जो हम बताएंगे इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा उसमें कि हम कैसे अलग अलग वेरिएबल ले सकते हैं, कैसे इनपुट दे सकते हैं। एक प्रोग्राम हम बताएंगे उसमें, एक या दो प्रोग्राम, जिसमें हम कैसे वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कैसे उनके प्रोसेसिंग करेंगे और कैसे उस तरह के प्रोग्राम करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा वो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होगा, जिसमें हम लोग इफ एल्स इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐसे हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलो फिर ठीक है, इतना देख लीजिएगा, जैसा होता है फिर अगले टॉपिक मिलते हैं। ओके।